गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पार्ट 9 में प्रोनाउन के बारे में हमने टाइप्स की बात की थी। प्रोनाउन के कुछ सेंटेंस में हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको एग्जांपल के जरिए समझाया था पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स क्या होते हैं देख लीजिए आप। देखिए ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सी का हर सेल्फ होता है, ही का हिम सेल्फ, दे का दैम सेल्वर्स, राम का हिम सेल्फ, सीता का हर सेल्फ, वी का अवर सेल्वर्स, ईट का इट सेल्फ। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इनके जो एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए भी थे प्रीवियस क्लास में। फॉर एग्जाम्पल ही हिमसेल्फ posted the letter, they can do it themselves। देखिए आप अभी सेंटेंस में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानना है तो आपको फर्स्ट से मैंने सेंटेंस दिया ही हिमसेल्फ पोस्टेड द लेटर। तो हिमसेल्फ क्या है इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस में देखिए दे कैन डू इट देमसेल्व्स। देमसेल्व्स सेंटेंस में क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एग्जाम में तरह आपके जैसे ब्रैकेट में सेंटेंसेस आते हैं कि फाइंड आउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। तो आपको क्या करना है इस तरह से सेंटेंस के वो फाइंड करना है। जैसे आपको पता है कि ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है हिमसेल्फ होता है और दे का देमसेल्व्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है आपको एडजेक्टिव डेफिनेशन बताएं तो एडजेक्टिव टू क्वालिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं तो देखिए एग्जाम्पल Ram is a good player. She drank cold water. अभी सेंटेंस में देखिए मैंने आपको डेफिनेशन जरिए समझाया कि एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। इस सेंटेंस में देखिए राम इज अ गुड प्लेयर तो इसमें ये एडजेक्टिव वर्ड हुआ। आपके एग्जाम में इस तरह से वर्ड आते हैं फाइंड आउट एडजेक्टिव। तो आपको सेंटेंस में बताना है कि इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। तो राम इज अ गुड प्लेयर तो इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा हुआ गुड। सेकंड सेंटेंस में देखिए सी ड्रैंक कॉल्ड वाटर। इसके अंदर एडजेक्टिव वर्ड कौन सा कहला है कॉल्ड कहला है। तो कभी सब एग्जाम पूछ लें आपको फाइंड आउट एडजेक्टिव वर्ड तो इन दिस सेंटेंस इस सेंटेंस में क्या है कॉल्ड एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन होती है टू मॉडिफाई a verb or an adjective is called adverb. For example, he walks slowly. Next, he does well. He takes exercise daily। अब आपके एग्जाम में इस तरह से सेंटेंस आते हैं फाइंड आउट एडवर्ब।
देखिए एडवर्ब के सेंटेंस आपको एग्जाम में से पूछ जाते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए मतलब समझाना चाहूँगा। तो ही वॉक स्लोली, फाइंड आउट एग्जाम एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। तो इसके अंदर किस नीचे अंडर लगाएंगे, स्लोली के नीचे, क्योंकि इस सेंटेंस में इसे ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस में। ही डज वेल, आपको सेंटेंस में देखिए इसमें किस नीचे अंडर करेंगे, वेल के नीचे। और लास्ट वाले सेंटेंस में किसके नीचे अंडर करेंगे, डेली। इन तीनों सेंटेंस में ये हमारे एडवर्ब्स कहलाए। फर्स्ट वाले में स्लोली है, सेकंड वाले में वेल एंड द लास्ट वाले में डेली। ये सारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। देखिए आपने प्रीवियस क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखेंगे इसके। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। I live at Salumbar. The cat is running after the mouse. अब आपको इसमें सारे सेंटेंस में प्रीपोजिशन पहचानना है। तो आपको जैसा कि पता है प्रीपोजिशन सेंटेंस में कौन सा है, अंडर, नेक्स्ट सेंटेंस में एट और लास्ट सेंटेंस में आफ्टर। आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं ब्रैकेट में कि फाइंड आउट प्रीपोजिशन वर्ड। तो आपको पता होना चाहिए प्रीपोजिशन वर्ड्स में इन, ऑन, एट, अंडर, अबाउ, अक्रॉस, अल्दो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे एग्जाम में आते, मतलब इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो इसमें अंडर हमारा प्रीपोजिशन वर्ड हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस में एट और लास्ट सेंटेंस में आफ्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रीपोजिशंस। अब हम वर्ब, नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो वर्ब है। जैसा कि आपको पता है सेंटेंस में बहुत अलग अलग तरह की वर्ब्स आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ज़ैरन, इन्फिनेटिव वर्ब्स, अलग अलग टाइप्स की वर्ब्स आती हैं। तो एग्जाम में जिस तरह से के सेंटेंस आते हैं, फाइंड आउट इन्फिनेटिव वर्ब, फाइंड आउट ज़ैरन वर्ब्स, फाइंड आउट हेल्पिंग वर्ब, फाइंड आउट मैन वर्ब्स, तो किस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं हम देखते हैं। बर्ड लाइक, देखिए इन सेंटेंस में देखिए फर्स्ट वाले में हमें पूछा है फाइंड आउट इन्फिनेटिव, फाइंड आउट ज़ैरन, फाइंड आउट हेल्पिंग वर्ब। देखो अलग अलग टाइप्स के वर्ब्स आते हैं एग्जाम में हमारे, और इस तरह के हमारे ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे होते हैं। फाइंड आउट इन्फिनेटिव वर्ब्स, फाइंड आउट ज़ैरन, फाइंड आउट हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो इन्फिनेटिव वर्ब्स का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव वर्ब। तो इस सेंटेंस में क्या कहलाया, बर्ड्स लाइक टू सिंग, तो हमें किसके नीचे अंडरलाइन करनी, टू सिंग के नीचे अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट में पूछा है फाइंड आउट ज़ैरन, ज़ैरन का होता है मतलब होता है ज़ैरन का जो हमारा मैन वर्ड होता है, वर्ड प्लस आईएनजी, जो मैन सेंटेंस में वर्ड होता है उसे आईएनजी वर्ड होता है, उसे ज़ैरन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सेंटेंस में स्मोकिंग इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ,
तो इसमें किसी नीचे अंडरलाइन करेंगे हम स्मोकिंग। इस सेंटेंस में जेरेंट वर्ब ये कहलाती हैं। लास्ट में दे रखा है फाइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि आपको पता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, सारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इसके नीचे किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, आर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू। Good morning student, this is our lesson number 2 Indian economy in the era of 1950 to 1990 and this is part 5th and this is our new topic industry and trade। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें, ये अपना दूसरा पार्ट ही चल रहा है जिसमें हम 1950 से 1990 का भारत देख रहे हैं, उसकी आर्थिक व्यवस्था देख रहे हैं और ये उसका 5वां भाग है जिसमें हम टॉपिक समझेंगे इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंडस्ट्री जो है वो किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर का काम करता है, क्योंकि अगर जिस देश में इंडस्ट्री और ट्रेड बहुत अच्छा है, बहुत विकसित है, मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आगे आने वाले टाइम में और भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो इंडस्ट्री और ट्रेड में हम देखेंगे कि क्या है। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर nations can progress only if they have a good industrial sector. Industry provide employment which is more stable than the employment in agriculture. If it promotes modernization and overall prosperity. It is for this reason that the 5-year plan placed a lot of emphasis on industrial development. You might have studied in the previous chapter that at the time of independence the variety of industry was very narrow, largely confined to cotton, textile and jute. There were 2 well-managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and the other in Kolkata. देखो लास्ट लेसन में अपन ने पढ़ा था कि भारत को आज़ादी से पहले ये जूट वगैरह के बिजनेस तो चलते थे, छोटे बड़ी इनकी कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह चलती थी। बाकी जो बड़ी इंडस्ट्री थी उसमें आयरन और स्टील कंपनी थी, जिसमें एक थी जमशेदपुर में और एक थी कोलकाता में, उसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं थी। अब ये जो 5-year प्लान बनाया गया दूसरा, उसमें इंडस्ट्री पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया आज़ादी के बाद। इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री में भी कौन से सेक्टर्स देखेंगे हम लोग। पब्लिक सेक्टर होता है एक, तो पब्लिक सेक्टर वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि जो 100% शेयर होते हैं उसमें अगर 51% शेयर भी किसी एक के पास होते हैं, जिसके भी पास होंगे उसकी मतलब मालिकाना हक उसी के पास होता है, सारे डिसीजन वो ले सकता है, मैनेजमेंट उसी का होता है, उसी को मालिक समझा जाता है। बाकी जितने भी और भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी वहाँ पे मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर उनका नहीं होता। तो पब्लिक सेक्टर वो होता है जहाँ पे ये मालिकाना हक या तो पूरे 100% शेयर गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, या फिर ज़्यादातर शेयर मतलब 51 या 51 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, इसीलिए उसे बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जहाँ पे ये जो मैंने शेयर होल्डिंग बताई आपको, ये शेयर होल्डिंग ज़्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के पास या किसी भी बिजनेसमैन के पास या व्यापारी के पास हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट को छोड़ के किसी भी और के पास इसके 51 या 51 से ज़्यादा % शेयर होते हैं, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पे डिसीजन गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, यहाँ पे डिसीजन उसी का चलेगा जिसकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा है। तो
इस समय अब ये भी डिसीजन लेना था कि प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा एम्फासिस करें या प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा एम्फासिस करें या पब्लिक सेक्टर पे। कौन से समय? 1950 से 1990 की ईरा की बात हो रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया। द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स वॉज what should be the role of the government and the private sector in the industry development. At the time of independence, Indian industry did not have the capital to undertake. अभी अगर पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट खुद कंपनी खोलती तो कैपिटल चाहिए। कैपिटल किसको बोलते हैं? आपको अकाउंट्स में भी बताया ही होगा, मैं एक बार वापस बता देती हूँ। कैपिटल का मतलब होता है अपने पास जो भी पूंजी है। कैपिटल को हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है पूंजी, और उसको और इलेबरेट करें मतलब लैंड, मनी और जितने भी उसके पास पूंजी के नाम पे जो भी चीज़ें हैं वो सारी कैपिटल में आती हैं। तो अब सरकार को कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ेगी, पब्लिक कंपनी खोलनी है, तो कैपिटल का प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब सरकार को अगर पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो सरकार को कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। To undertake investment in industrial venture required for the development of Indian economy, nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major project even if they had the capital to do so. It is principally for this reason that the erstwhile governments had to play an extensive role in promoting the industrial sector. In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of the government controlling the commanding heights of the economy. As the second five-year plan put it, this meant that the government would have complete control of those industries that were vital for the economy. The policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector lending in way. देखो अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि पब्लिक सेक्टर में तो इन्वेस्ट करना ही है, मतलब सरकार को अपनी खुद की कंपनी तो खोलनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी होती है तो उस पर क्या डिसीजन लेना है या उसमें कितना इन्वेस्ट करना है। क्योंकि कोई नए भी अगर कंपनी खोलना चाहते हैं पर उनके पास उतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अगर सरकार थोड़ी हेल्प कर देती है तो वो अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक नई फैक्ट्री इंडस्ट्री शुरू हो सकती है। तो सरकार को ये भी सोचना था कि प्राइवेट सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। Although there was a category of industry left to the private sector, the sector was kept under state control through a system of licensing. No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. This policy was used for promoting industry in backward region. It was easier to obtain a license if the industry unit was established in the economical background area. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits, electricity at a lower tariff. The purpose of this policy was to promote regional equality. देखो सरकार ने काम किया कि प्राइवेट सेक्टर को क्या छूट दी, इन पे टैक्स कम लगाना, इनको इलेक्ट्रिसिटी सस्ते भाव में देना, मतलब इन पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम, मतलब कितना भी आया होगा उसका आधा कर देना, या उन पे कम इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस लगाना, टैक्स कम लगाना, ये सारे काम सरकार ने शुरू किए जिससे नई नई इंडस्ट्री शुरू हो, ताकि उनको खर्चा कम लगेगा तो वो नई इंडस्ट्री खोलने की हिम्मत भी करेंगे, और इंडस्ट्री खुलेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा उसमें, तो देश का फ़ायदा तो होगा ही। Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying production. This was meant to ensure that the quantity of goods produced
was not more than what the economy required. License to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a larger quantity of goods. लाइसेंसिंग सुविधा जो थी, टैक्स तो कम किया ही, टैक्स कम कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ मतलब जो उनके चार्जेस थे वो कम कर दिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा लाइसेंस दिए जाते हैं कि सब हर कोई हर बिजनेस में नहीं आ सकता या हर इंडस्ट्री में नहीं आ सकता, उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड किया जाता है और लाइसेंस के लिए भी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ पैसे गवर्नमेंट के पास एज अ गारंटी आपको रखने होते हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैज़ार्डियस भी हो सकती है लोगों के लिए, वहाँ पे काम करने वालों की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हर चीज़ का उस हिसाब से लाइसेंस बनता है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद। तो लाइसेंसिंग की सुविधा जो थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट रखा गया लाइसेंसिंग सिस्टम, क्योंकि हर किसी को लाइसेंस देना भी ठीक नहीं था और अगर लोगों का लॉस होता तो वापस इकोनॉमी का भी लॉस होता। तो लाइसेंसिंग सुविधा को एज इट इज़ रखा गया, लेकिन इनके टैरिफ कम किए गए और इनके टैक्स कम किए गए जिससे प्राइवेट सेक्टर और मोटिवेट हो और इंडियन इकोनॉमी में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। अब हम देखेंगे इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देखेंगे। इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्री के दो टाइप मैंने बताए थे आपको, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम लगता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम लगता है मतलब यहाँ पे इसको स्टार्टअप करने के लिए पैसा कम लगाना पड़ता है और ये इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। अब देखेंगे हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी ऑल्सो कॉल्ड द Curve Committee noticed the possibility of using small scale industry for the promoting rural development. A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed to the assets of a unit. The limit has charged over a period of time. In 1950, small scale industry unit was one which invested a maximum of rupees 5 lakh. इस समय जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी इसमें मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 5 लैक्स था। 5 लैक्स का इसमें इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम था, ठीक है, और इससे कम का भी हो सकता है पर मैक्सिमम 5 लैक्स। इसके अबाव अगर है तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जाएगा। उस समय ये था, अभी तो खैर ये क्राइटेरिया बहुत बढ़ गया है क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी जो टर्नओवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अब डिमांड भी बढ़ गई है, वो सारी बातें अलग हैं, पर ये पहले का क्राइटेरिया अपने देश ने फिक्स किया था। इट इज़ बिलीव दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर मोर लेबर इंटेंसिव। देखो इस इंडस्ट्री की एक और बात क्या है, ये लेबर इंटेंसिव है। एक तो होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है, लेबर मतलब मजदूर, पता होगा आप लोगों को। इंटेंसिव का मतलब है किसी भी इंडस्ट्री में मशीन और लेबर दोनों का एक अनुपात लिया जाता है, उस अनुपात में उनका प्रोडक्शन होता है चीज़ों का। किसी इंडस्ट्री में मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मजदूरों का बहुत कम होता है, आजकल ऐसा ही है, तो उसे बोला जाता है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। लेकिन जिन इंडस्ट्री में मजदूरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब अपने को ह्यूमन वर्क ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें और मशीन का वर्क उसमें कम होता है, मतलब ज़्यादातर उसमें चीज़ें हैंडमेड होती है, वो होता है लेबर इंटेंसिव। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होती है, मतलब यहाँ मशीनें वो सारा काम नहीं कर सकती, सब काम मशीनें नहीं कर सकती, कुछ काम मशीनें कर लेती है पर ज़्यादातर काम जो है वो लेबर करती है, इसीलिए इसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी कहा जाता है, किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। और लार्ज स्केल जो होती है वो ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव होती है। तो ये था अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसका कुछ भाग अभी बाकी है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे।